आपने इस कार्यक्रम में, मैं मानता हूं कि यह कार्यक्रम मुझे एक अवसर देता है जहां प्रदेश और देश की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और डायग्नोस्टिक इनोवेशन और पेशेंट सेंट्रिक मेडिसिन के भविष्य पर कुछ बातें कर सकते हैं। वैसे कुछ बातें डॉक्टर महाजन ने भी रखी हैं। और साथियों, इस अवसर को केवल एक नई बिल्डिंग या एक नई लैब के ओपनिंग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे हेल्थ सिक्योरिटी को इंश्योर करने के एक जरूरी कंपोनेंट के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और वैसे वैसे लोगों का खान पान और रहन सहन भी तेजी के साथ बदलता जा रहा है और ये बदलाव कई बार बीमारियों को भी जन्म देता है। इस सच्चाई को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और वैसे भी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें बीमारी की सही पहचान या आवश्यक होती है और बिना सही डायग्नोसिस के सही ट्रीटमेंट किसी भी सूरत में संभव है ही नहीं। अर्ली डिटेक्शन के बिना कई बीमारियां समय के साथ कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डेंजरस भी होती हैं और ऐसे में डायग्नोस्टिक सेंटर हेल्थ केयर की पहली लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में सामने आते हैं। डिफेंस इस वर्ड का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं स्वयं डिफेंस मिनिस्टर हूं और आज शुरू हो रहा यह सेंटर भी इसी प्रकार बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन करके हमें समय पर एक्शन लेने में मदद करेगा। मैं श्रीमती रितु महाजन जी और डॉक्टर हर्ष महाजन जी को और महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की पूरी लीडरशिप टीम को इस इंपॉर्टेंट माइलस्टोन के लिए पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। आपका परिवार और यह इंस्टीट्यूशन इंडियन हेल्थ केयर के उस ट्रेल ब्लेजर्स में से है जिन्होंने हमेशा समय से आगे सोचने का काम किया है। आपने न केवल एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया है बल्कि भारत के डायग्नोस्टिक लैंडस्केप को बदलने में भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। और साथियों, जब भारत में एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग अच्छे से डेवलप भी नहीं हुई थी, जब एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी टेक्नोलॉजीज भी लिमिटेड थी, तब आपने देश की पहली प्राइवेट एमआरआई फैसिलिटी में से एक की स्थापना की थी आपने। जाहिर सी बात है, यह स्वप्न कोई आसान नहीं था। इसमें टेक्नोलॉजी की कास्ट, स्किल्ड मैन पावर की कमी, इसके साथ अवेयरनेस की भी कमी और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे अनेक चैलेंजेस भी निश्चित रूप से रहे ही होंगे। लेकिन आज महाजन इमेजिंग एंड लैब्स इनोवेशन, एक्सेलेंस और ट्रस्ट की एक लिगेसी बन चुका है और इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से बधाई देता हूं। मॉडर्न मेडिसिन में डायग्नोसिस और टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, प्रोटोकॉल की सबसे पहली और महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी उपलब्ध हो। इसके अलावा दो और कारण हैं जिसकी वजह से डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग लैब्स की जरूरत होती है। पहली वजह यह है कि डॉक्टर कई बार मरीज के सिम्टम्स नहीं समझ पाते हैं। जैसे बुजुर्ग पेशेंट्स या रूरल एरिया में कई मरीज डॉक्टर को आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब, सीने में धुक धुक सा हो रहा है। अब बेचारा डॉक्टर सोच में पड़ जाता है और पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान धुक धुक जैसे किसी सिम्टम के बारे में उसने सुना ही नहीं था और न पढ़ा ही था। ऐसे ही लैंग्वेज बैरियर्स कई बार परेशानियां पैदा करते हैं, दिक्कत कर देते हैं। जैसे एक पेशेंट ने डॉक्टर साहब के पास आकर यह कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे पॉपुलेशन और इन्फ्लेशन हो रहा है। अब बेचारे डॉक्टर साहब परेशान हुए कि ये पॉपुलेशन और इन्फ्लेशन ये कौन सी बीमारी है। बाद में पता चला कि वो मरीज पल्पिटेशन और इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा था। ऐसे में डायग्नोस्टिक लैब्स अच्छी हो तो डॉक्टर्स का काम मैं मानता हूं कि कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और दूसरा कारण है इंटरनेट। और आज मरीज डॉक्टर के पास जाने से पहले ही इंटरनेट पर अपने सिम्टम्स को सर्च कर लेता है।
और अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। कुछ भी हुआ कि सर्च करो। यह अच्छी बात है कि लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर इस प्रकार की जागरूकता बढ़ी है, लेकिन यहां एक चुनौती भी है। थोड़ी देर इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उस व्यक्ति को यह लगने लगता है उसे कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। जैसे सीने में हल्का सा भी दर्द हो, तो हल्का दर्द भी होता है तो थोड़ी देर में इंटरनेट सर्च करने के बाद व्यक्ति वह मान लेता है कि दर्द की वजह सीरियस हार्ट डिजीज ही है, जबकि अक्सर जीआरडी, एंजाइटी या मसल स्ट्रेन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मैं सही कह रहा हूं? ऐसे ही इंटरनेट पर पेपर कट के सिम्पटम्स भी डालो तो थोड़ी देर में रेबी डायग्नोज हो जाती है। ऐसे में मरीज डॉक्टर के पास जाकर सिम्पटम्स नहीं बताता है, बल्कि अपनी इंटरनेट रिसर्च लेकर आता है और अपनी बीमारी का नाम भी बताता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मुझे गंभीर बीमारी है, अब तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर ही लो। इसलिए आज के समय में डायग्नोस्टिक लैब्स की जरूरत और भी बढ़ गई है। अच्छा, कई बार डॉक्टर्स भी मरीजों की बातों से थोड़ा आनंद भी लेते हैं, यह भी मैंने देखा है। जैसे एक बार एक मरीज इंटरनेट पर पढ़कर कुछ पढ़ा होगा, डॉक्टर के पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मुझे क्लास्ट्रोफोबिया की बीमारी है। डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि आप एक काम करें, एक एमआरआई करा लें। मरीज बोला ठीक है डॉक्टर साहब, कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने तुरंत बतला दिया कि भाई साहब आपको क्लास्ट्रोफोबिया नहीं है, वरना आप एमआरआई के लिए हां ही न करते। साथियों, कई मेडिकल टेस्ट से पहले डॉक्टर्स मरीज को फास्टिंग करने की भी सलाह देते हैं। फास्टिंग का नाम सुनते ही मरीजों के सवाल बड़े मजेदार होते हैं, बहुत अच्छा, आनंद आता है। सबसे पहले उनका सवाल होता है कि फास्टिंग में पानी तो पी सकते हैं? तो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि हाँ, पानी पीना अलाउड है। थोड़ी सी हिम्मत करके फिर मरीज ये पूछता है कि डॉक्टर साहब आधा कप चाय भी चलेगी क्या? और फिर डॉक्टर साहब अगर हां कह दें तो फिर अगला सवाल होता है कि गलती से भी एक आध बिस्कुट खा लिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बेचारे डॉक्टर साहब टेंशन में आ जाते हैं कि गलती से बिस्किट कैसे खाया जाता है। साथियों, आज मेडिकल टेक्नोलॉजी ने बहुत ही प्रोग्रेस की है। इस यथार्थ से भी मैं समझता हूं हम सभी परिचित हैं। शरीर के अंदर की किसी बीमारी को समझना या इलाज की सही दिशा तय करनी हो, आज मेडिकल इमेजिंग ने यह सब संभव बना दिया है। लेकिन मन के अंदर झांकने की भी एक मशीन अभी तक नहीं बनी है। यानी एमआरआई से किसी व्यक्ति के दिमाग में तो देखा जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है यह जानना आज भी मशीनों के लिए पूरी तरह से असंभव है। लेकिन यह काम डॉक्टर कर सकते हैं। अपने अनुभव, अपनी संवेदना और अपने करुणा के आधार पर डॉक्टर्स मरीज का मन भी पढ़ते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी और इमोशन का सही संगम ही मैं मानता हूं कि मेडिकल प्रोफेशन को यूनिक बनाता है। टेक्नोलॉजी और इमोशन का संगम ही सही मायने में मेडिकल प्रोफेशन को यूनिक बनाता है। मशीनें डायग्नोसिस को बेहतर बनाती हैं, लेकिन मरीज को समझने और उसे भरोसा और हिम्मत देने का काम सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, अन्य कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता। साथियों, मुझे देखकर भी प्रसन्नता हो रही है कि इस संस्थान ने एडवांस रेडियोलॉजी, इमेजिंग, लैबोरेटरी मेडिसिन, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जीनोमिक्स और प्रिसीजन डायग्नोस्टिक्स जैसी विभिन्न ब्रांचेज को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इस बात की जानकारी हमको डॉक्टर महाजन जी ने दी थी। यह विभिन्न ब्रांचेज को एक साथ जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया है और यह इंटीग्रेटेड अप्रोच मैं समझता हूं कि आज की बहुत ही जरूरत है। अब अलग अलग डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज एक ही इकोसिस्टम में मिलती है
तो पेशेंट को बार बार अलग अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वह कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और डॉक्टर्स को भी क्लिनिकल डिसीजन लेने में सुविधा मिलती है। साथियों, जब हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो इसकी जर्नी भी किसी साइंटिफिक थ्रिलर से कम नहीं दिखाई देती है, साइंटिफिक थ्रिलर से कम नहीं दिखती है। जैसे आप देखिए कि वर्ष 1895 में जर्मनी में एक्सरेज की खोज हुई थी। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह डिस्कवरी आने वाले समय में मेडिकल साइंस की दिशा ही बदल देगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साधारण बोन रेडियोग्राफ्स कांच की प्लेट्स पर लिए जाते थे, जिनसे सैनिकों के शरीर में गोलियों और फ्रैक्चर्स का पता लगाया जाता था। और इसके बाद रेडियोलॉजी का क्षेत्र एडवांस्ड क्रॉस सेक्शनल और फंक्शनल इमेजिंग, सीटी, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई तक पहुंच गया और इसने मॉडर्न मेडिसिन को मूल रूप से ट्रांसफॉर्म कर दिया। रेडियोलॉजी का क्षेत्र तो डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे आ गए फिर से डिफेंस पर। आज जिस अल्ट्रासोनोग्राफी का सिद्धांत हम देखते हैं, इसका उपयोग सबसे पहले यूएस नेवी ने सबमरीन्स का पता लगाने के लिए सोनार में किया था। यानी साउंड के रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के रूप में रेडियोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। मेडिकल साइंस और डिफेंस सेक्टर का रिश्ता तो इस मंच पर भी हमको देखने को मिल रहा है। पहला तो यह कि एक मेडिकल फैसिलिटी के उद्घाटन पर आपने रक्षा मंत्री को आमंत्रित किया है, और दूसरा यह है कि हर्ष महाजन जी मेडिकल सेक्टर में आने से पहले हमारे ही मंत्रालय की डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट भी थे। यानी मेडिकल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर का रिश्ता कोई ये बहुत नई बात नहीं है। शायद इसीलिए आपने मुझे बुला भी लिया है। और हमारी आर्म फोर्सेज में भी एक मेडिकल सर्विस है जिसे हम सब आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज यानी एएफएमएस के नाम से जानते हैं। और एएफएमएस में भी हम लोग लगातार नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एमआरआई, सीटी स्कैनर, डिजिटल रेडियोलॉजी, एडवांस रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी इक्विपमेंट, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी लगातार उनकी क्लिनिकल कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रही हैं। ऐसा मैं लोगों को नहीं कह रहा हूं कि आप वहां जाइए। और इसके साथ ही साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, टेली रेडियोलॉजी और पोर्टेबल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी हमारे पर्सनल को, यानी हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वे कहीं भी डिप्लॉयड हों, स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज के करीब ले जा सकते हैं। और आज की नेशनल सिक्योरिटी में स्ट्रांग मिलिट्री के साथ साथ स्ट्रांग हेल्थ केयर सिस्टम भी उतना ही जरूरी है। यह बात हम भली बात अच्छी तरह से समझते हैं। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ आर्म फोर्सेज ही नहीं बल्कि हमें हर जगह हेल्थ केयर को न्यू टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा। साथियों, आज डायग्नोस्टिक मेडिसिन एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस मेडिकल इमेजिंग, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी, ऑटोमेशन, टेली रेडियोलॉजी और डाटा ड्रिवन हेल्थ केयर बीमारियों की पहचान और मैनेजमेंट के तरीके को पूरी तरह बदल रहे हैं। जिन जिन नामों की चर्चा की है, मैं थोड़ा बहुत इन सभी से अच्छी तरह परिचित हूं। पहले जहां तक एक्सरेज को देखकर केवल अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट ये राय दे सकते थे, वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स कुछ ही सेकंड्स में इमेजेस को एनालाइज कर सकते हैं।
मशीन लर्निंग मॉडल्स अब चेस्ट एक्सरे में ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, निमोनिया जैसी बीमारियों के पैटर्न्स पहचान सकते हैं। रेटिना स्कैन्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगाया जा सकता है। पैथोलॉजी साइट से कैंसर सेल्स की पहचान भी की जा सकती है। जीनोमिक्स से यह समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी बीमारी का जेनेटिक रिस्क कितना है। लेकिन साथियों, इसका एक पहलू यह भी है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, अकेले टेक्नोलॉजी से एक्सीलेंट हेल्थ केयर डिफाइन नहीं होती है। टेक्नोलॉजी का जितना विस्तार होगा उतनी ही हमारी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। डायग्नोस्टिक डाटा बहुत सेंसिटिव होता है और मरीज की हेल्थ इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी की रक्षा करना भी मैं समझता हूं कि हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सोल्जर्स क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की रक्षा करते हैं, वैसे ही हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को भी पेशेंट डाटा की सुरक्षा करनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं यह सेंटर इस काम को करता है, जिसका क्या यहां पर उद्घाटन मैं कर रहा हूं जिस ऑर्गेनाइजेशन का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करते समय बायास से बचना होगा, और बायास से तो बचना ही होगा, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी हमको बनाकर रखनी होगी और पेशेंट सेफ्टी को भी हमको प्रायोरिटी देनी ही होगी। साथियों, जब कोई व्यक्ति अपनी जांच कराने आता है तो अपनी चिंता, अपना डर और अपनी उम्मीद लेकर आता है। तीनों चीजें वो अपने शरीर की जानकारी देता है। उस भरोसे की रक्षा करना हेल्थ केयर में काम करने वाले हर व्यक्ति की मैं मानता हूं कि यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अभी आज तक इस ऑर्गेनाइजेशन, महाजन जी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे कभी भी कोई शिकायत किसी से नहीं मिली, और कोई अननेसेसरी टेस्ट न हो, कोई इन्फ्लेटेड रिपोर्ट भी न हो, कोई गलत डायग्नोसिस न हो, और कोई पेशेंट ये महसूस न करे कि वह सिर्फ एक नंबर है। आज भारत के सामने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है साथियों। आज भारत के सामने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास टैलेंटेड डॉक्टर्स, हमारे पास टैलेंटेड साइंटिस्ट, हमारे पास टैलेंटेड इंजीनियर्स और रिसर्चर्स का एक बहुत बड़ा पूल है, और हमारा डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से एक्सपैंड भी हो रहा है, और हमारे पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज हैं। हमारा स्टार्टअप इन्वायरमेंट वाइब्रेंट है इस समय, और हमारा हेल्थ केयर सेक्टर इनोवेशन को एम्ब्रेस कर रहा है। ऐसे समय में भारत को केवल ग्लोबल ट्रेंड्स का फॉलोअर नहीं रहना चाहिए, भारत को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लीड करना चाहिए, और उस दिशा में भी प्रयत्न जारी है। इसके लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो मेडिकल एक्सपर्टीज को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें, इतना ही नहीं बल्कि इनोवेशन को एक्सेसिबिलिटी के साथ जोड़ें, और इतना ही नहीं बल्कि साइंटिफिक एक्सेलेंस को कंपैशन के साथ जोड़ें। और मुझे देखकर खुशी होती है कि महाजन इमेजिंग एंड लैब्स जैसी संस्थाएं इसी सोच के साथ वह आगे बढ़ रही हैं। साथियों, हमारी सरकार ने यह पूरा प्रयास किया है कि हम भारत की बड़ी आबादी को अफोर्डेबल तरीके से मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम से जोड़ें, और यह यदि किसी के मस्तिष्क की उपज है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मस्तिष्क की उपज है। और इसके लिए हमने दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान भारत भी शुरू किया है, और इसके माध्यम से अब तक लगभग 45 करोड़ सिटीजन्स को क्वालिटी ट्रीटमेंट की सुविधा मिली है। हमारे राजीव गाबा जी इसको आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। उत्तर प्रदेश में भी हेल्थ केयर सिस्टम में पिछले 10 वर्षों में काफी सुधार देखने को मिला है। आयुष्मान भारत योजना से उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़े हैं, और 80 लाख से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। 2017 के पहले प्रदेश में, जहां तक उत्तर प्रदेश में यदि हम बैठे हैं तो प्रदेश की चर्चा थोड़ी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जिस गति से होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा था।
लेकिन जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिला है। वर्ष 2017 में प्रदेश में जहां पर केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज इनकी संख्या लगभग 45 हो चुकी है। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, मैं उसको बोल नहीं रहा हूं। एमबीबीएस और पीजी की सीटों में भी वर्ष 2017 की तुलना में 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ देखना पड़ेगा इसकी क्वालिटीज के बारे में भी, और साथ ही साथ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहां पढ़ाने की वाले की नहीं हैं, जिन्हें अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो, चूंकि पॉलिटिक्स में डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, तो वो भी जा सकते हैं इस काम के लिए। डायलिसिस जैसी महंगी और रेगुलर मेडिकल फैसिलिटी को लेकर भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। आज प्रदेश के लगभग 75 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में गरीब मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधा की भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना यह होना चाहिए, उसका लाभ जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको मिल रहा है कि नहीं मिला है। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा यह परिवर्तन उसी अंत्योदय की भावना को ही मजबूत करता है, जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ है उसका उदय। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी और मजबूत पहचान बनाएगा। अब तो हमारे डॉक्टर रितु महाजन और डॉक्टर मिसेज एंड मिस्टर दोनों आ गए हैं अब यहाँ, और इस पूरी यात्रा में महाजन इमेजिंग एंड लैब्स और इंस्टीट्यूशन बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और साथियों, चूंकि आज शुरू हो रही है फैसिलिटी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम का एक मॉडल है, इसलिए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक तरह से पूरी हेल्थ केयर सिस्टम का फ्यूचर मॉडल है। ऐसा कहने के पीछे कुछ कारण भी हैं हमारे। पहला कारण है कि डिजीज पैटर्न में बदलाव तेजी से हो रहा है। पहले भारत में इन्फेक्शस डिजीजेज यानी टाइफाइड जैसी बीमारी, कॉलरा, हैजा जैसे, टीबी जैसे या रोग बहुत ही प्रमुख रोग माने जाते थे। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, किडनी फेलियर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। ये बीमारियां एक दिन में नहीं होती हैं, ये सालों तक शरीर में धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं। हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर और बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर, ये सब इसके वार्निंग साइंस हैं। ऐसे में हेल्थ केयर का भविष्य इन वार्निंग साइंस को समय रहते पकड़ने में ही है। दूसरा कारण है इकोनॉमिक्स। अब आप कहेंगे इकोनॉमिक्स कहां से आ गया इसमें? दूसरा कारण है इकोनॉमिक्स, क्योंकि लेट स्टेज कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट बाईपास सर्जरी, ब्रेन स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, इनका सबका खर्च हजारों में नहीं होता है, लाखों में होता है। जबकि एनुअल हेल्थ चेकअप, लाइफ स्टाइल काउंसलिंग, अर्ली स्क्रीनिंग और बेसिक मेडिकेशन का खर्च महज कुछ 100 रुपयों अथवा कुछ हजार रुपयों में हो जाता है। जैसे जैसे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज, एम्प्लॉयर सब यही चाहेंगे कि बीमारी को अर्ली स्टेज में ही रोक दिया जाए। कोई भी ये मुसीबत नहीं लेना चाहेगा ज्यादा पैसा देने की। प्रिवेंटिव केयर सस्ती भी है, इसलिए फ्यूचर में इसका एडॉप्शन तेजी से बढ़ेगा। इसलिए इसका एक और कारण है डेमोग्राफिक शिफ्ट। आज भारत युवा है, पूरे विश्व में सर्वाधिक यूथ पॉपुलेशन यदि किसी देश में है तो हमारे और आपके देश भारत में है।
लेकिन 2050 तक हमारी बड़ी आबादी इल्डरली होगी। यदि हमने अभी से प्रिवेंटिव मॉडल को नहीं अपनाया तो फ्यूचर में हॉस्पिटल्स पर बोझ स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एक तरह से नेशनल इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी का भी सब्जेक्ट है। इसीलिए मैंने इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी अपने सामूहिक प्रयासों से इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को एक न्यू नॉर्मल करेंगे। अकेले सरकार यह सब काम नहीं कर सकती है, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें आगे आना होगा। और मुझे खुशी है कि महाजन इमेजिंग एंड लैब्स इस दिशा में बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट, सकारात्मक प्रयास कर रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों के भाव से हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि नोएडा स्थित यह सेंटर हजारों फैमिलीज की सेवा करेगा, मेडिकल कम्युनिटी को सपोर्ट करेगा, इनोवेशन को प्रमोट करेगा और एक हेल्दियर और स्ट्रांगर इंडिया के विजन में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन भी देगा।